Good afternoon, all of you. Today I'm going to start a new topic for B.Ed that is part of Unit 5 CC3, and the topic name is Group Learning. Group Learning यानी कि समूह में सीखना. So this is the topic that I am going to teach today. ग्रुप लर्निंग, समूह में सीखना. जैसा कि नाम से ही है कि ग्रुप लर्निंग में दो जो वर्ड्स हैं, एक ग्रुप और लर्निंग. तो नाम से ही ऐसा पता चल रहा है कि ग्रुप लर्निंग मतलब होगा कि एक ग्रुप में सीखना. और ग्रुप क्या है? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ओके, तो यहाँ पे जो 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 पिछला मैंने जो पढ़ाए थे टॉपिक, वो ऑल अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में था. ठीक है, व्यक्तिगत अनुदेशन. तो यहाँ पे जो ग्रुप लर्निंग में है, दैट इज नॉट ग्रुप इंस्ट्रक्शन. the word is what? Learning. And there is so much difference between instruction and learning. Instruction मतलब क्या हुआ कि कोई टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको डिलीवर कर रहा है नॉलेज को और भी बहुत सारे एटीट्यूड को या फिर किसी भी चीज को, स्किल को जो बच्चे सीख रहे हैं. तो देयर इज वन वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट. ओके, बट हियर द वर्ड इज लर्निंग. और आपने ये पढ़ा होगा कि लर्निंग जो होता है वो आपका केवल इंस्ट्रक्शन से नहीं होता है. ठीक है, लर्निंग को करने का एक टाइप है इंस्ट्रक्शन, जिसमें टीचर डिलीवर करता है तो सीखते हैं नॉलेज को या फिर स्किल को. लेकिन लर्निंग क्या होता है? एक टू वे कम्युनिकेशन है. यहाँ पे आप जब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो देयर इज नो टीचर. आपके लिए टीचर का कोई स्पेसिफाइड रोल नहीं है. आप ग्रुप में जो बच्चे हैं वो आपस में लर्न कर रहे हैं. किससे? एक दूसरे से. और द रोल ऑफ टीचर क्या है कि केवल इसको फैसिलिटेट करना, इसको मतलब जो भी कंट्रोल करना, ताकि वो अच्छे वे में चल पाए, अच्छे वे में हो पाए. तो जो हमारा जो ये पैराडाइम है, जो पहले क्या था कि जब भी कोई लर्निंग की प्रक्रिया होगी, सीखने की प्रक्रिया होगी, तो वो क्या होगा कि हमेशा कॉम्पिटिटिव यदि इन्वायरमेंट हम डेवलप करते हैं, बच्चों में कंपटीशन की भावना यदि डेवलप करते हैं, तो हमारा लर्निंग जो होगा वो पुश होगा, लर्निंग की प्रक्रिया तेजी से होगी, बच्चे ज्यादा सीखेंगे. लेकिन धीरे धीरे ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ. किसमें? क्योंकि जब आपने वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें क्या था? लॉ ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. मतलब ये कि बच्चे जो है वो बहुत कुछ सारी चीजें अपने नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं, जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आते हैं. उसमें क्या होता है कि वो जो भी एरिया है लर्निंग का, वो विदाउट आपको सोशल इंटरेक्शन के आप वो चीजें नहीं सीख सकते. ऐसा किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था. ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब ये चीजें आई तो एक कंसेप्ट आया हमारा कि लर्निंग इज एन इनहेरेंटली सोशल एक्टिविटी. ठीक है, मतलब ये जो कि आप सीख रहे हैं वो एक सामाजिक गतिविधि है और आप उसको इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते. तो ये कंसेप्ट जो हमें दिया कि जो बच्चे हैं वो उसमें कंपटीशन की भावना ना देकर, यदि उनको ग्रुप में कोऑपरेशन की भावना से एक दूसरे को हेल्प करने की भावना यदि हम करते हैं, तो बच्चे ज्यादा अच्छा सीखते हैं. और उसके साथ साथ उनमें बहुत सारे ऐसी चीजें भी विकसित होती हैं जो कि हम कंपटीशन की भावना देकर बच्चों में वो सारी चीजें डेवलप नहीं कर सकते. ठीक है,
तो जो हमारा अभी जो इसमें है कि ग्रुप लर्निंग को हम दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। एक की स्मॉल ग्रुप लर्निंग, आप देख रहे हैं कि स्मॉल ग्रुप लर्निंग जनरली इसमें 7 to 8 स्टूडेंट होते हैं, या फिर मैक्सिमम आप 10 स्टूडेंट्स कर सकते हैं एक ग्रुप में। और होल ग्रुप लर्निंग मतलब आपका जो ग्रुप है वो काफी बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक में आपको पढ़ा रही हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग, वो क्या है, स्मॉल ग्रुप अप्रोच ऑफ लर्निंग है। इसमें आपको पढ़ने हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रोल प्ले मतलब नाटक वगैरह, साइमुलेशन, गेम, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं मस्तिष्क उद्वलन, फिर डिस्कशन यानी परिचर्चा, फिर ट्यूटोरियल, वर्कशॉप्स, केस स्टडी, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, आपका स्मॉल ग्रुप लर्निंग के अप्रोचेज हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से कुछ जो है आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, जिसमें कोऑपरेटिव लर्निंग भी पढ़ना है, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी पढ़ना है, रोल प्ले पढ़ना है, साइमुलेशन पढ़ना है, गेम्स के बारे में पढ़ना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, फिर डिस्कशन पढ़ना है, ट्यूटोरियल पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको आपके सिलेबस में पढ़नी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग से, ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप लर्निंग है जिसमें का ग्रुप जो होता है वो छोटा होता है। ग्रुप छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, कम लोग होते हैं, ठीक है। तो जब भी एक छोटा ग्रुप होता है तो छोटे ग्रुप के लोगों में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होता है, जो आप बातों की शेयरिंग करते हैं, तो एक में क्या होता है कि एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को कमियों के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। जैसे कि यदि आप क्लास में हैं और यदि आप 10 बच्चों के समूह आपस में एक साथ हर चीज करते हैं, तो आपको उनके बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में, उनके वीकनेसेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जहां भी छोटे समूह की बात होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम दूसरे के जो स्ट्रेंथ होता है उसका जो होता है उसको हम लोग उससे कुछ सीखते हैं, उससे हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, और जो बच्चे वीक ये के होते हैं वो लोग इंस्पायर्ड होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनमें वीकर स्किल्स होते हैं, जो बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी चीजों में वीक होते हैं, जैसे किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, या फिर कोई बहुत अच्छे से कोई चीज नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, जो भी है, तो उसके जो वीकर पॉइंट्स हैं उसको जो है सारे ग्रुप के लोग मिलकर उसको ठीक करने की या फिर उसको पावरफुल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखेंगे एक तरह की जहां पे स्मॉल ग्रुप अप्रोच की जो लर्निंग प्रोसेस होती है, तो आपने जब इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो उसके बहुत सारे आपने मेरिट्स पढ़े थे, तो अदर हैंड में आप बहुत सारे डिमेरिट्स पढ़े थे। मतलब कि यदि आप इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बच्चों में व्यक्तिगत अनुदेशन दे रहे हैं, तो वो क्या है, सोशली वो आपका बच्चे डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनमें सोशलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, उनमें सोशल स्किल्स और सोशल एडेप्टेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो वो चीज आपका था वीकनेसेस ऑफ इंडिविजुअल या डिमेरिट्स ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। और ग्रुप इंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा जो मेरिट होता है वो क्या होता है कि बच्चे जो हैं आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे के वैल्यूज के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे के वैल्यूज को देखते हैं। तो वो उन लोगों में क्या होता है कि इसकी शेयरिंग होती है, चाहे वो नॉलेज की शेयरिंग हो, चाहे स्किल की शेयरिंग हो, चाहे वैल्यूज की शेयरिंग हो। तो इस तरह से उनमें
एक सोशलाइजेशन की भावना उत्पन्न होती है, समाजीकरण की भावना उत्पन्न होती है और वो सोशली अडॉप्ट होते हैं। समाज में अपने आप को अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि यदि आप छोटा ग्रुप लेते हैं, स्मॉल ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं ये कंबाइंड ग्रुप है आपका इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और ग्रुप इंस्ट्रक्शन का। तो मतलब कि जो भी मेरिट्स है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के और जो भी मेरिट्स है ग्रुप इंस्ट्रक्शन के, उसको कंबाइंड करके एक नया अप्रोच है किसका? स्मॉल ग्रुप लर्निंग। ओके, तो अब इसमें आते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग का जो हुआ उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सहयोगात्मक सीखना। आप लोग इसका इंग्लिश जो है वो ज्यादा अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत जगह आपको आगे पढ़ना कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो बहुत जगह आप देखेंगे कि इसका जो हिंदी का जो टर्म है उसको इंटर करके लिखते हैं, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, तो आप ज्यादा बेहतर होगा आप जो इसका इंग्लिश जो वर्ड है कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, वो चीज आप ज्यादा ध्यान में रखें। ठीक है, वैसे कोऑपरेटिव लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं सहयोगात्मक सीखना, यानी कि सहयोग से सीखने की प्रक्रिया, वैसी सीखने की प्रक्रिया, वैसी लर्निंग एक्टिविटी जो बेस्ड होता है किस पे? कोऑपरेशन पे, कोऑपरेशन की भावना पे या कोऑपरेशनल एक्टिविटी पे, जो कि सहयोग से हम लोग सीखते हैं, सहयोग से बच्चे सीखते हैं। तो हम जो यहाँ बात करेंगे वो ऑपरेटिव लर्निंग की, वो एक क्लास के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे ग्रुप में बांटे जाते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा ग्रुप होता है, ठीक है, वो हमेशा इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी बातचीत होता है किससे? ट्यूटर या टीचर से। तो टीचर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से आपकी पूरी प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो ट्यूटर या टीचर जो होता है उसका प्लेस भले ही थोड़ा गौन हो और उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है जो हमारा ग्रुप की लर्निंग में, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या करता है? आपकी पूरी ग्रुप की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है और उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। जहां कहीं भी हर्डल्स आते हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, ताकि ग्रुप का जो एक्टिविटी हो, जो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो ग्रुप का गोल हो, वो पूरा करें। तो यहाँ क्या है कि एक गोल को, एक कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक ग्रुप के लोग असाइन किए जाते हैं और वो फिर ग्रुप के लोग क्या होते हैं? आपस में कार्यों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यदि ए एक काम को करेगा तो बी दूसरे काम को करेगा और सी दूसरे काम को करेगा, और कंबाइंड रूप से जो काम करेंगे वो अपना क्या होगा? वो गोल होगा। जैसे कि यदि ए का जो कोई काम है तो उसका ऑब्जेक्टिव ए है, 1 है। ठीक है, बी का काम है तो उसका जो उद्देश्य है वो दूसरा है, फिर सी का काम है उसका उद्देश्य जो है वो तीसरा है, और ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव मिलके जो आप गोल बनाते हैं या एम बनाते हैं, जो मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड एम। तो यहाँ क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं जो मिलकर कंबाइंड रूप से एक एम बनाते हैं। तो ये आपका जो होल वर्क था उसका एम है या उद्देश्य है, और उसको, उस कार्य को 3 भागों में बांट दिया गया। एक काम ए को दिया गया, एक काम बी को दिया गया, एक काम सी को दिया गया, और ये तीनों अपना अपना काम करके अपना उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं और साथ साथ ही हेल्प किस में कर रहे हैं?
आपका जो गोल का उद्देश्य है, जो आपका ग्रुप का उद्देश्य है, उसको पूरा करने का। ठीक है, तो ये आपका कोऑपरेटिव लर्निंग का जो बेसिक है वो यही है कि एक काम को डिफरेंट ग्रुप में बांटना और हर एक ग्रुप के या फिर एक काम को एक ग्रुप में दूसरे बहुत सारे इंडिविजुअल्स में बांटना और उन सारे इंडिविजुअल्स को एक पर्टिकुलर काम असाइन करना और उनकी अपनी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। फिर वो सारे अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को कार्य करने के लिए काम करते हैं और फाइनली वो क्या करते हैं, वो सारे मिलकर एक एम, जो हमारा वर्क का एम होता है, वो करते हैं। जैसे सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे वो एक प्रोजेक्ट दिया गया है, तो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पेंटिंग का काम हुआ या फिर कंप्यूटर से डेटा रिलेटेड काम हुआ, तो या फिर उसको डेटा कलेक्ट करने का काम हुआ, स्टोर करने का काम, बहुत सारे काम एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हर सारे काम, पूरा काम एक व्यक्ति को नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कामों में और हर एक व्यक्ति अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और वो सारे काम मिलकर फिर आपका एक प्रोजेक्ट पूरा करता है, जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है उसको पूरा करता है। ठीक है, तो सहयोगात्मक सीखना का आधार यही होता है कि आप काम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को लीड कौन करता है, आपका जो ट्यूटर होता है, जो टीचर होता है, वो आपको ग्रुप को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से ये क्या करता है, ग्रुप के जो एक्टिविटी है, जो कार्य है, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। और एक चीज और है कि जहाँ कहीं भी जो यहाँ पे रोल ऑफ टीचर होता है कि आप एक क्लास में टीचर को आपको ग्रुप बनाने हैं। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यदि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है टीचर को कि जो हम ग्रुप बना रहे हैं उसका जो लेवल हो एक जैसा हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में बिल्कुल हाई आईक्यू के बच्चों के, हायर एबिलिटी वाले बच्चों को रखें और दूसरे ग्रुप में हम बिल्कुल लो आईक्यू और लोअर एबिलिटी वाले बच्चों को रखें, तो ये ग्रुप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपके ग्रुप जो टीचर्स होते हैं उसको सर्वप्रथम एट फर्स्ट उसको जो क्लास के बच्चे के बारे में पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए कि किसका स्ट्रेंथ पॉइंट कौन कौन सा है, किसका वीकर पॉइंट है और किसका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, ताकि ग्रुप बनाते समय और काम असाइन करते समय वो इन सारी बातों का ध्यान रख पाए। तो जहां भी ये ग्रुप जो होगा वो हमेशा हेटेरोजीनियस होगा, मतलब इसमें लो आईक्यू के बच्चे भी होंगे, हाई आईक्यू के बच्चे भी होंगे और एवरेज बच्चे भी होंगे। दूसरी तरफ इसमें जो इंटरेस्ट लेवल होगा उसके अनुसार भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट वाले बच्चे होंगे, ताकि उनका अपना लर्निंग एरिया जो काम असाइन किया जाए वो उनके इंटरेस्ट के अनुसार असाइन किए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर होता है उसका रोल एक होता है मेंटोर की तरह या फैसिलिटेटर की तरह या फिर स्पेकुलेटर की तरह। वो काम को ऑब्जर्व करता है, ग्रुप को ऑब्जर्व करता है, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और जो हर्डल्स आते हैं, जो रुकावट आते हैं ग्रुप की एक्टिविटी में, उसको रिमूव करने की कोशिश करता है और फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है ग्रुप वर्क को। ठीक है, और साथ ही साथ उसका काम मेंटोर का भी होता है, जो कि ग्रुप से जो रिलेटेड जो चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको क्या करें, उसको प्रदान करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें शेयरिंग हो रही है। किस चीज की? नॉलेज की शेयरिंग हो रही है, स्किल की शेयरिंग हो रही है और रिसोर्सेज की शेयरिंग हो रही है। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे
एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे के ज्ञान से कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे के कौशल से कुछ सीख रहे हैं, और एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो उनका स्ट्रेंथ है, उसको यूज करके मतलब क्या करें, एक गोल को, एक एम को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा ग्रुप का एम होता है या फिर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए आवश्यक हैं या फिर जो कोऑपरेटिव लर्निंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये फिगर देख पा रहे होंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग है, तो इसका फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी यानी सकारात्मक पारस्परिक अंतर्निर्भरता। एक ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनका अपना अपना काम है। ठीक है, और वो काम पूरा होगा तब, जब तक वो ग्रुप के गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे, जब तक कि सारे जो मेंबर्स हैं अपने अपने काम को नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं संपन्न कर पाए, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना तो काम करते ही हैं, साथ साथ जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स के लोग हैं उनको क्या करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं या फिर उनको हेल्प आउट करते हैं उनके कार्य को करने में। क्योंकि जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे, जब तक प्रत्येक मेंबर अपना काम नहीं करेगा, हमारा ग्रुप का जो गोल है उसको हम लोग नहीं अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंडेंसी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सकारात्मक है, एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे से मदद कर लेना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ऐसे में क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी पैदा होती है, और ये जो हमारा हेल्प करने का जो हमारे अंदर जो एटीट्यूड पैदा होता है वो हमको अपने लाइफ में यूज करने के लिए भी होता है। ठीक है, जो कि एक सोशल एडजस्टमेंट के लिए आवश्यक है। दूसरा है इंस्पायरिंग इंटरेक्शन, प्रोत्साहित अंतःक्रिया। एक ग्रुप में यदि 5 इंडिविजुअल या 7 इंडिविजुअल हैं और उनकी अपने अपने कार्य हैं, लेकिन उन सारे कार्यों को मिलकर एक कार्य को होना है, तो ऐसे में क्या होता है, उनके बीच हमेशा इंटरेक्शन होगा, और वो इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया, बातचीत और जो भी चीजें हेल्प करना दूसरे की या फिर जो भी होगा, इंटरेक्शन होगा उनमें, और वो इंटरेक्शन क्या होगा, इंस्पायरिंग होगा, मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक दूसरे को काम करने के लिए उसको कि ताकि बहुत अच्छे से काम कर पाए और बहुत जल्दी काम कर पाए, क्योंकि उसके काम पर क्या है, सबका पूरे ग्रुप का जो एम है वो डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से एक इंस्पायरिंग इंटरेक्शन जो होता है वो उत्पन्न होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। ठीक है, तीसरा है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी यानी व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो एक ग्रुप में जितने इंडिविजुअल्स हैं, चूंकि उनके काम को बांट दिया गया है, उनको अलग अलग काम असाइन कर दिए गए हैं, तो उनको अपने प्रति उत्तरदायित्व की भावना तो है ही, मतलब उनको अपना काम तो करना है ही, साथ ही साथ उनको ग्रुप के की भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि उनको ग्रुप का गोल प्राप्त करना भी है, ग्रुप के एम को भी अचीव करना है, ग्रुप के कार्य को भी संपन्न करना है, क्योंकि जब तक वो कार्य संपन्न नहीं होता उनकी खुद की कार्य की कोई अहमियत नहीं है। तो इस तरह से उनमें एक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है, एक अकाउंटेबिलिटी की भावना होती है, जो कि उनका स्वयं के लिए भी होता है और अपने ग्रुप के लिए भी होता है। ठीक है, टीचिंग ऑफ रिक्वायर्ड इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप
स्किल यानी छोटे समूह में आवश्यक अंतर व्यक्तिगत दक्षता। यहाँ पर क्या है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, जहां भी इंटर वर्ड का यूज हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के लोगों से। यदि यहाँ पर इंट्रापर्सनल होता मीन्स कि खुद के स्वयं के अंदर स्वयं की चीजें, लेकिन यहाँ क्या है पर्सनल अधिक लोगों के बीच का। तो यहाँ है कि टीचिंग ऑफ रिक्वायर्ड इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप स्किल। तो इस जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं हमें सिखाती है किस चीज के बारे में, कि छोटे ग्रुप में हम कैसे अंतर व्यक्ति के यानी इंटरपर्सनल स्किल्स को सीखते हैं, जैसे कि हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना या फिर उसको सहायता करना आगे बढ़ने में, कुछ अचीव करने में, फिर जो वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करना और अपने स्ट्रेंथ से दूसरे को भी कुछ सिखाने के लिए तत्पर होना और उनको भी स्ट्रेंथफुल बनाने की कोशिश करना। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ग्रुप की भी है, तो सारे मजबूत होंगे तो भी ग्रुप होंगे। जैसे कि यदि हमारा बिहार स्टेट ही एक आपको समझने के लिए बता रही हूँ, यदि हमारा बिहार स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग मजबूत हो जाए, हर तरह से संपन्न हो जाए, लेकिन हमारे आसपास के जो स्टेट हैं या फिर जो हमारे इंडिया के जो स्टेट सारे हैं वो यदि वीक हो, हमारा देश वीक हो, तो हमारी स्ट्रेंथ की कोई मायने है नहीं है। तो उसी तरह से हम अपने आप में केवल क्या है पूर्ण नहीं है, बाहर के लोगों से यदि प्रभावित हो रहे हैं तो उन लोगों का भी मजबूत होना जरूरी है। तो ग्रुप में क्या होता है कि इंडिविजुअल की अपना काम जो बटा होता है उसको पूरा करने से ही केवल मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है। तो जब कंपटीशन नहीं है तो चूंकि उनको अपने ग्रुप को भी ग्रुप का जो एम होता है उसको लिए क्या होता है, कोऑपरेशन की भावना लानी पड़ेगी ताकि वो काम हो पाए अच्छे से। इस तरह से हम ग्रुप के एम को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग की जो टेक्निक्स होती है उसके कौन कौन से तकनीक हो सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग के दो तकनीक होते हैं, एक को बोलते हैं थिंक पेयर शेयर और दूसरे को बोलते हैं जिग जॉ मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी टॉपिक के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में या कुछ चीज नया खोजने के बारे में, ठीक है, क्या करते हैं, वो आपस में विचार करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं और सोचने के बाद क्या करते हैं, पेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब एक ग्रुप का निर्माण करते हैं और उस पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, अपने अपने इंफॉर्मेशन को, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को या अपने अपने डिस्कवरी को वो लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये एक मेथड हुआ थिंक पेयर शेयर, कोऑपरेटिव लर्निंग का एक टेक्निक हुआ। ठीक है, दूसरा है जिगसॉ मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले तो एक हमारा मतलब हेटेरोजीनियस ग्रुप तैयार होता है जिसमें ए बी सी डी सबको 4 मेंबर्स हैं, चारों की अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटी है, तो वो हमारा एक ग्रुप बहुत सारे तैयार होते हैं। फिर क्या होता है, जब कोई समस्या या प्रॉब्लम पे हमको काम करना है तो क्या होता है, हम लोग एक एक्सपर्ट इन ग्रुप से मिलकर, इन ग्रुपों से मिलकर एक क्या होता है, हम लोग एक्सपर्ट ग्रुप बनाते हैं जिसमें जैसे सपोज किसी चीज पे हमको काम करना है तो उसके जो नॉलेजेबल पर्सन है उसको इस ग्रुप से भी ले लिए, इस ग्रुप से भी ले लिए और इस ग्रुप से भी ले लिए और एक ग्रुप बनाया अपना। ठीक इसी तरह से दूसरी चीजें के लिए जो जो उससे उस क्षेत्र के जिस एरिया के नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उनको लेके एक अपना स्पेसिफिक ग्रुप बनाए, स्पेसिफिक ग्रुप बनाए। ठीक है, और फिर अपना इस पर क्या करते हैं वो लोग, एक्सपर्ट ग्रुप किसी चीज पे वर्क करते हैं
और वर्क करने के बाद वो लोग पुनः अपने अपने ग्रुप में वापस लौट जाते हैं। तो ये हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक हुई। ठीक है, तो हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग अब क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग से बच्चों में स्टूडेंट्स के कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेज। तो बच्चे जो हैं एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने नॉलेज की शेयरिंग करते हैं, नॉलेज को एक दूसरे से बांटते हैं, साझेदारी करते हैं, अपने दक्षता या स्किल की साझेदारी करते हैं और उनके पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उसकी साझेदारी करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ हम एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के चीजों का उपयोग करके किसी एक नई जो समस्या का समाधान हुआ या फिर नए खोज कर रहे हैं या फिर कुछ सीखने की एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंसी। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स का कंट्रोल तो होता है बट वो एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट होता है। तो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा स्वायत्त फील करते हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर काम असाइन होता है और उस काम को उनको अपने तरीके से करने होता है। तो उनमें एक ऑटोनॉमी की भावना, एक स्वायत्तता की भावना डेवलप होती है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंसी और ये ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता और स्वतंत्रता की भावना जो उनके अंदर होती है वो उनको काम करने के लिए एक फ्री इन्वायरमेंट प्रदान करती है। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करती है जिसमें कोई उनपे एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है और ये साइकोलॉजिकली क्या है, लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है। ठीक है, फिर है हाइटेंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट लेवल। इसमें चूंकि यहाँ पे काम को बांट दिया गया है तो एक ग्रुप में काम को बांटा गया है और सबको अलग अलग काम दिया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी अपने प्रति है और ग्रुप के प्रति भी है। तो उनको ऐसा मतलब महसूस होता है कि हम अपने काम को यदि नहीं पूरा करते हैं अच्छे तरह से, टाइम पे पूरा नहीं करते हैं तो बाकी सारे काम करने वाले भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंदर एक ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो उनका क्या होता है, अचीवमेंट लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है और एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि जहां कहीं भी यदि बच्चे अपने आप को ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंस महसूस करेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो ऑलरेडी हाइटेंड होगा। क्योंकि जब बच्चे आप इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कोई प्रेशर महसूस करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जब उसको बाहर से या फिर अंदर से उसको कुछ प्रेशर महसूस होगा, दबाव महसूस होगा मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित डाउन हो जाएगा। तो ये जो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी जो वो लोग फील करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में, वो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, उनकी सेल्फ एफिकेसी मतलब अपने बारे में अनुमान लगाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिलेटेड विद सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एफिकेसी की भावना मतलब मैं ये कर लूंगा, कर सकूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब बच्चे ऐसा सोचने लगेंगे तो वो ऑलरेडी जो होता है वो उस काम को कर लेंगे। ठीक है।